नमस्कार दोस्तों, टेट एग्जाम फीवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षण विधि के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, बाल विकास एवं शिक्षण विधि के अंतर्गत आपका सबसे पहला प्रश्न है, मानसिक आयु का प्रत्यय किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? ओके, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका मानसिक आयु का प्रत्यय विनय साइमन के द्वारा दिया गया था। आगे है आपका स्टर्न। तो मानसिक लब्धि शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो स्टर्न महोदय ने किया था। ओके, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। यदि परीक्षा में पूछा जाता है कि मानसिक लब्धि शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो स्टर्न महोदय ने किया था। कब किया था? तो 1912 में किया था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका टर्मन। तो टर्मन के द्वारा बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया गया था। ओके, कब दिया गया था? 1916 में दिया गया था। और बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है? IQ बराबर MA/CA इंटू 100। ओके, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि समानता होती है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एवरेज बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, IQ कितनी होती है? तो एवरेज बालकों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 होती है। ओके, अगला प्रश्न है आपका, बाल विकास के पक्षों में सम्मिलित है। तो फ्रेंड्स, बाल विकास के पक्षों में आपका सम्मिलित होता है शारीरिक एवं गतिक विकास भी सम्मिलित होता है, संज्ञानात्मक विकास भी सम्मिलित होता है, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास भी सम्मिलित होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बाल विकास मुख्य रूप से कितने कारकों द्वारा निर्धारित होता है? तो बाल विकास मुख्य रूप से आपका 2 कारकों के द्वारा निर्धारित होता है। कौन कौन से वो 2 कारक हैं? तो आपका पहला कारक हो जाएगा आनुवंशिकता और दूसरा पर्यावरण। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हस्तता से अभिप्राय है। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा प्रयोग में एक हाथ की तुलना में दूसरे हाथ का प्राधान्य। ओके, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बच्चे सामान्यतः किसी सहायता के बिना कब चलना शुरू कर देते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, बच्चे सामान्यतः किसी सहायता के बिना चलना जो शुरू कर देते हैं 13 से 14 महीने में। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भाषा के कौशलों के रूप में परिणित कितनी आधारभूत क्रियाएं शामिल होती हैं? तो भाषा के कौशलों के रूप में परिणित आपकी 4 आधारभूत क्रियाएं शामिल होती हैं। कौन कौन सी 4 आधारभूत क्रियाएं शामिल होती हैं? तो आपकी जो 4 आधारभूत क्रियाएं हैं, सुबोपली, ओके, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ओके, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, मूल्यांकन में प्रयुक्त किए जाने वाले सर्वाधिक प्रचलित उपकरण कौन से हैं? तो मूल्यांकन में आपके जो हैं सर्वाधिक प्रचलित उपकरण हैं, मौखिक प्रश्न भी होते हैं, लिखित प्रश्न भी होते हैं, व्यवहार मिलान चार्ट भी होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ओके, अगला प्रश्न है आपका, संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों के लिए कौन सी क्रिया शब्द सहायक होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका प्रत्यय स्मरण करना, परिभाषित भी होता है, विभेद करना भी होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ओके, फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है आपका, गार्डनर द्वारा अभिनिर्धारित बुद्धियों में कौन सम्मिलित नहीं है? ओके, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि गार्डनर द्वारा अभिनिर्धारित बुद्धियों में कौन सम्मिलित नहीं है। तो गार्डनर ने 7 विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के बारे में बताया है, जिसके अंतर्गत यहाँ पे सम्मिलित है आपका तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि और सांकेतिक बुद्धि। ओके, जो इसमें सम्मिलित नहीं है आपका संज्ञानात्मक बुद्धि। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और जो 7 विभिन्न प्रकार की बुद्धियां हैं, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। जो सबसे पहले नंबर पे है आपका भाषाई बुद्धि, जिसके अंतर्गत आपके वकील आ जाएंगे, शिक्षक आ जाएंगे। ओके, और जो आपका दूसरा है तार्किक गणितीय बुद्धि, इसके अंतर्गत आपके गणितज्ञ आ जाएंगे, वैज्ञानिक आ जाएंगे। ओके, और तीसरे नंबर पर आपका आ जाएगा स्थानिक बुद्धि, इसके अंतर्गत आपके चित्रकार आ जाएंगे, मूर्तिकार आ जाएंगे। ओके,
और जो चौथा है आपका शारीरिक गणितीय बुद्धि, इसके अंतर्गत आपके खिलाड़ी आ जाएंगे, नृतक आ जाएंगे। ओके। और जो 5वें नंबर पे है आपका सांगीतिक बुद्धि, इसके अंतर्गत आपके संगीतकार आ जाएंगे। ओके। और जो 6वें नंबर पे है आपका अंत व्यक्तिगत बुद्धि, इसके अंतर्गत आपके राजनेता आ जाएंगे, चिकित्सक आ जाएंगे। ओके। और जो 7वें नंबर पे आपका अंतर व्यक्तिगत बुद्धि, जिसके अंतर्गत आपके योगी आ जाएंगे, संत आ जाएंगे, आत्मबोध आ जाएगा। ओके। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। यदि परीक्षा में पूछा जाता है कि गार्डनर द्वारा अभिनिर्धारित बुद्धियाँ कितने प्रकार के मुख्य रूप से बताई गई हैं, तो 7 प्रकार की बताई गई हैं। ओके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाने के लिए कौन सी योजना लाई गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, इसके अंतर्गत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना लाई गई थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब आई थी आपकी? तो 1987 से 1988 में। ओके। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य था, प्राथमिक विद्यालयों में पाठ्य सामग्री तथा शिक्षण उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था को सुनिश्चित करना। ओके। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत 2 कमरे और 2 शिक्षक और 1 बरामदा की बात कही गई थी। ओके। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत 2 कमरे, 2 शिक्षक और 1 बरामदा की बात कही गई थी। 2 शिक्षक में आपका 1 महिला शिक्षक का होना आवश्यक है। ओके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक अवस्था को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो जीन पियाजे से आपके पेपर में हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, चाहे आपका यूपी टेट हो, सी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो। तो जीन पियाजे को आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। ओके। इसका उत्तर हो जाएगा आपका 4 भागों में विभाजित किया गया है। और 4 जो आपके भाग कौन कौन से हैं? तो आपका जो पहला है संवेगात्मक गामक अवस्था। कौन सा? संवेगात्मक गामक अवस्था। ओके। संवेगात्मक गामक अवस्था जो कि 0 से 2 वर्ष का होता है, 0 से 2 वर्ष। ओके। और जो आपका दूसरा है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष का होता है, 2 से 7 वर्ष। ओके। और 3rd नंबर पे है आपका मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। ओके। जो कि 7 से 11 वर्ष का होता है, 7 से 11 वर्ष का। और जो आपका 4th नंबर पे औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 से 15 वर्ष तक का होता है। ओके। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? ओके। एक तरफ आपका सिद्धांत दिया गया है और दूसरे साइड आपका प्रतिपादक दिया गया है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? तो सबसे पहला है आपका मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। तो मनोलैंगिक विकास सिद्धांत जो है फ्रायड इसके प्रतिपादक हैं। ओके। बिल्कुल सही है आपका। आगे आपका दिया गया है मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। तो मनोसामाजिक विकास सिद्धांत एरिक्सन के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? एरिक्सन के द्वारा। ओके। एरिक्सन के द्वारा दिया गया है, ना कि स्किनर के द्वारा दिया गया है। ओके। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। यदि परीक्षा में पूछा जाता है कि मनोसामाजिक विकास सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो एरिक्सन महोदय के द्वारा दिया गया है। ओके। आगे आपका भाषा विकास सिद्धांत। तो भाषा विकास सिद्धांत बिल्कुल सही है, चॉम्स्की के द्वारा दिया गया है। ये आपका प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे आपका नैतिक विकास सिद्धांत। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, कोलबर्ग के द्वारा दिया गया है। इसमें जो आपका गलत है आपका मनोसामाजिक विकास सिद्धांत स्किनर के द्वारा न आपका यह एरिक्सन महोदय के द्वारा दिया गया है। ओके। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? ओके। एक साइड आपका है परीक्षण और अध्ययन के विषय। तो सबसे पहला है आपका प्रसंगात्मक बोध परीक्षण TAT थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट।
अध्ययन के विषय हैं, तो ये बिल्कुल सही है आपका, अध्ययन के विषय हैं व्यक्तित्व लक्षण। ओके। और TAT किसके द्वारा दिया गया था? प्रसंगत बोध परीक्षण किसके द्वारा दिया गया था? तो मार्गन और मूरे के द्वारा दिया गया था। ओके, मार्गन और मूरे के द्वारा, मार्गन और मूरे के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1935 में। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। यदि परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रसंगत बोध परीक्षण या TAT थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट किसके द्वारा दिया गया है, तो मार्गन एवं मूरे के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1935 में दिया गया था। ओके, यह व्यक्तित्व लक्षण के अध्ययन के विषय हैं। अगला प्रश्न है आपका B नंबर पे, रोसा स्याही धब्बा परीक्षण है, तो बिल्कुल ये भी आपका सही है, अचेतन प्रेरणा। ओके, रोसा स्याही धब्बा परीक्षण किसके द्वारा दिया गया था? तो यह आपका हरमन रोसा के द्वारा दिया गया था। ओके, हरमन रोसा के द्वारा दिया गया था, जिसको इंक ब्लॉक टेस्ट भी बोलते हैं। ओके, IBT इंक ब्लॉट टेस्ट भी बोलते हैं। चलिए अगला देखते हैं। आगे आपका निष्पादन परीक्षण, तो फ्रेंड्स ये जो आपका मिलान है ये गलत है। निष्पादन परीक्षण जो होता है अशिक्षितों के ऊपर किया जाता है, ना कि शिक्षितों के ऊपर किया जाता है, तो इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। निष्पादन परीक्षण जो है अशिक्षितों से संबंधित होता है। आगे आपको दिया गया है चिमटी परीक्षण, तो ये भी बिल्कुल सही है, यांत्रिक कौशल। फ्रेंड्स 15 नंबर पे प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? ओके, इसके अंतर्गत सबसे पहले है मांग का सिद्धांत, तो मांग का सिद्धांत बिल्कुल सही है, इसके प्रतिपादक अब्राहम मैस्लो हैं। ओके, B है आपका शरीर संरचना सिद्धांत, तो फ्रेंड्स शरीर संरचना सिद्धांत जो है ये स्लेंडन के द्वारा दिया गया है। ओके, किसके द्वारा दिया गया है? स्लेंडन। ओके, तो इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। शरीर संरचना का सिद्धांत स्लेंडन के द्वारा दिया गया है, न कि क्रेस्मर के द्वारा। ओके, तो इसमें आपका जो गलत है ये है शरीर संरचना का सिद्धांत, ये क्रेस्मर के द्वारा नहीं दिया गया है, ये आपका स्लेंडन मनोवैज्ञानिक ने दिया है। ओके, आगे आपका सीलगुड सिद्धांत, तो सीलगुड सिद्धांत बिल्कुल सही है, अल्पोर्ट एवं कैटल के प्रतिपादक हैं इसके। आगे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, तो ये बिल्कुल सही है, फ्रायड के द्वारा दिया गया है, इसके प्रतिपादक फ्रायड है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के। चलिए आगे देखते हैं। 16 नंबर पे प्रश्न है आपका, माता पिता के संरक्षण से बाहर निकल अपने सहपाठियों दोस्तों की संगत करना बाल्य की किस अवस्था को प्रतिबिंबित करता है? ओके, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका उत्तर बाल्यावस्था। ओके, जिसको पूर्व किशोरावस्था भी कहा जाता है, यह आपका होता है 9 से 12 वर्ष, 9 से 12 वर्ष। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसको उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं, जिसको पूर्व किशोरावस्था भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बाल विकास में सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम किससे संबंधित है? ओके, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका तत्परता से। ओके, थांडाई के द्वारा 3 मुख्य नियम दिए गए हैं। ओके, सीखने के 3 मुख्य नियम थांडाई के द्वारा दिए गए हैं। सबसे पहले आपका आता है तत्परता का नियम, तत्परता का नियम। ओके, फिर प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम, और तीसरे नंबर पे आपका आता है अभ्यास का नियम। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। यदि परीक्षा में पूछा जाता है कि थांडाई के 3 सीखने के मुख्य नियम कौन कौन से हैं, तो 3 सीखने के मुख्य नियम है, तत्परता का नियम है, प्रभाव का नियम है, अभ्यास का नियम है। ओके, यहाँ पे तत्परता से क्या अभिप्राय है? तो तत्परता से यहाँ पर अभिप्राय है जैसे आप किसी भी कार्य को करने जा रहे हैं, तो उस कार्य को करने के लिए आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए, आपके अंदर तत्परता होनी चाहिए। यदि आपके अंदर तत्परता है तभी आप उस कार्य को सीख सकते हैं या आप उस कार्य को कर सकते हैं। जैसे यदि आपके अंदर तत्परता रहेगी, इच्छा रहेगी, तभी आप टेट भी पास कर सकते हो और सुपर टेट भी पास कर सकते हो। ओके, तो व्यक्ति के अंदर तत्परता का होना बहुत ही आवश्यक है। यदि तत्परता होगी तभी आप किसी कार्य को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ओके, अगला प्रश्न है आपका, सीखे हुए ज्ञान कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ज्ञान का स्थानांतरण। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन से सुमेलित नहीं है? ओके, तो यहाँ पे आपका दिया गया है एक तरफ बुद्धि के सिद्धांत और आगे आपका प्रवर्तक।
ओके, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे एक कारक का सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। तो एक कारक सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं बीने हैं। ओके, और इनमें इनके साथ जो समर्थन के रूप में है, सहायक के रूप में टर्मन और स्टर्न। ओके, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिए। यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि एक कारक सिद्धांत किसने दिया है, तो एक कारक सिद्धांत मुख्य रूप से आपका प्रवर्तक के रूप में आएगा बीने। ओके, और सहायक के रूप में है आपके टर्मन और स्टर्न। ओके, सहायक के रूप में कह लीजिए आप या समर्थन के रूप में तो टर्मन और स्टर्न है। ओके, आगे आपका है द्विकारक व त्रिकारक सिद्धांत। तो द्विकारक व त्रिकारक सिद्धांत बिल्कुल स्पीयरमैन इसके प्रवर्तक हैं। आगे आपका बुद्धि की संरचना सिद्धांत। तो बुद्धि की संरचना सिद्धांत यह आपका गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया है। ओके, गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया है, जिसको त्रिआमी या 3D सिद्धांत भी कहा जाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत। तो बिल्कुल आपका बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत थॉर्नडाइक इसके प्रवर्तक हैं। ओके, इसमें जो आपका मिलान गलत है, बुद्धि की संरचना का सिद्धांत यह जेपी दास के द्वारा न दिया गया है, यह गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया है। और बुद्धि संरचना के सिद्धांत को त्रिआमी सिद्धांत भी बोला जाता है या 3D सिद्धांत भी बोला जाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सामूहिक भावना की प्रबलता, आत्मनिर्भरता की भावना, मानसिक योग्यता में वृद्धि। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ओके, अगला प्रश्न है आपका अधिगम की प्रभावशाली विधियों में से कौन कौन सम्मिलित है। ओके, तो जो अधिगम के प्रभावशाली विधियां हैं, इसमें आपका जो सम्मिलित है करके सीखना भी होता है, अनुकरण द्वारा सीखना भी होता है, निरीक्षण करके सीखना भी होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ओके, अधिगम की जो प्रभावशाली विधियां होती हैं मुख्य रूप से करके सीखना, अनुकरण के द्वारा सीखना, निरीक्षण के द्वारा सीखना, प्रोजेक्ट विधि के द्वारा सीखना, परीक्षण करके सीखना, समूह अधिगम में सीखना, सम्मेलन व विचार गोष्ठी के माध्यम से सीखना। ये सभी क्या है, तो ये सभी आपकी अधिगम की प्रभावशाली विधियां हैं। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका बालक के विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख वातावरणीय कारक हैं। ओके, तो बालक को विकास को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख वातावरणीय कारक हैं, बालकों के संरक्षण की दशाएं, सामाजिक वातावरण एवं उसका प्रभाव, बालक का जो सामाजिक वातावरण कैसा है, विद्यालय की आंतरिक स्थितियों का प्रभाव। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ओके, अगला प्रश्न है आपका निम्न में से चिंतन के उपकरण या साधन है। तो चिंतन के उपकरण या साधन है प्रतिमाएं भी होता है, प्रत्यय भी होता है, प्रतीक एवं चिन्ह भी होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ओके, अगला प्रश्न है आपका 24 शैक्षिक मनोवैज्ञानिकों एवं शिक्षाविदों ने सीखने की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए सीखने के नियमों का शैक्षिक महत्व माना है, जिसमें से कौन कौन निम्नलिखित शामिल हैं। ओके, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका उद्देश्यों की स्पष्टता, अभ्यास जागृत करना। ओके, और आगे आपका स्व क्रिया पे बल देना, स्वयं के द्वारा क्रिया करना या स्वयं के द्वारा किसी कार्य को करने पर बल देना। ओके, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। फ्रेंड्स 25 नंबर पे प्रश्न है आपका मनोवैज्ञानिक ब्रूनर के अनुसार जन्म से 18 माह तक सक्रियता विधि, 18 माह से 24 माह तक दृश्य प्रतिमा विधि तथा 7 वर्ष की आयु से आगे की अवस्था को माना है। ओके, आगे आपका दिया गया रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सांकेतिक विधि। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका अभिवृद्धि संप्रत्यय है। तो फ्रेंड्स अभिवृद्धि संप्रत्यय के अंतर्गत आपका संज्ञान परक, क्रियापरक, संवेगात्मक। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। ओके, अगला प्रश्न है आपका भाटिया बैटरी का प्रयोग किसके परीक्षण हेतु प्रयुक्त होता है। तो भाटिया बैटरी का प्रयोग जो है बुद्धि परीक्षण हेतु किया जाता है। ओके, और भाटिया बैटरी का निर्माण किसने किया था। तो भाटिया बैटरी जो बुद्धि परीक्षण का निर्माण स्वयं भाटिया महोदय के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, तो 1955 में किया गया था। कब किया गया था, 1955 में किया गया था। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है आपका, किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वांछनीय अवयव होता है। तो किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वांछनीय अवयव होता है विश्वसनीयता। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 29, पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को क्या कहा जाता है। ओके, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका केंद्रवर्ती प्रमाप का मान। ओके, अगला प्रश्न है आपका, संवेग शब्द का सही मनोवैज्ञानिक व शाब्दिक अर्थ होता है। ओके, यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि संवेग शब्द का सही मनोवैज्ञानिक व शाब्दिक अर्थ होता है इमोशंस। ओके, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। ओके, इमोशंस आपके क्या होते हैं, जैसे रोना, हंसना, प्रसन्नता, भूख, दुख, ये सभी आपके इमोशंस हैं। ओके, तो यही आपसे प्रश्न पूछा गया है आपसे कि संवेग शब्द का सही मनोवैज्ञानिक वो शाब्दिक अर्थ होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।